तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। चलते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्लास टेंथ का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। द्विगुत्रीय प्रश्न, कौन सा प्रश्न? द्विगुत्रीय प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, वीवीआई हो जाएगा। वीवीआई हो जाएगा द्विगुत्रीय प्रश्न। ये सवाल बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर ये इस क्लास को कर कर जाइएगा तो आप लोग को चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर पर यूरोप में राष्ट्रवाद से एक भी क्वेश्चन द्विगुत्रीय का नहीं छूटेगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कमेंट करें और शेयर करिए मेरी वीडियो को। तो चलिए समय न गवाते हुए चलते हैं आप लोग के क्वेश्चन पे। आप लोग का क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए कोई पहला क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय। क्या है पहला क्वेश्चन? है मतलब है दो क्वेश्चन लेकिन एक है ये लघुत्तरीय है। ये बहुत बार पूछे हुआ था और पिछला क्लास जो हम कराए थे उसमें ये क्वेश्चन मिस हो गया था, इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। फिर से ये क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन को संक्षिप्त में विवरण कीजिए। किस में लिखना है? ज्यादा नहीं, लॉन्ग में लिखना है। किस में लिखना है? संक्षिप्त में लिखना है। इसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए इसको संक्षिप्त में ही लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। उत्तर है, इसका उत्तर क्या है? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1821 में शुरू हुआ था। कब हुआ था यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन? 1821 में। आप लोग से क्वेश्चन है जो बताइएगा कि इसी से क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या बोला गया? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन 1821 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता। ऑटोमन साम्राज्य कहने का तुर्की से, ऑटोमन साम्राज्य सीधे कहने का किससे? तुर्की से। तो तुर्की से इसको क्या चाहिए था? आज़ादी चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए था। यूनानियों ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष किया। ये बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी क्या करने के लिए? अपने धर्म को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? ऑटोमन साम्राज्य मतलब कि तुर्की से बचाने के लिए। अब चलते हैं आगे। इस आंदोलन में यूरोप में कई देशों ने समर्थन दिया। इसने क्या किया? इसमें यूनान का बहुत सारे देशों ने क्या किया? इसका समर्थन किया। जैसे फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हुआ, ये सब ने क्या किया था? यूनान को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया इस मामला में। जिसके कारण क्या हुआ? यूनान को 1832 ईस्वी, कब? 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत क्या हुआ? 1832 ईस्वी में। तो इतना बात आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को आराम से 2 नंबर मिल जाएगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो देखिए 2014 में पूछा गया है और फिर और सब साल में भी पूछा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे कि बोले थे हम शुरू में ही, क्या बोले थे? लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, जैसे ऊपर देखिए हम क्या बोले, ये क्वेश्चन क्या था? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन को क्या कहा? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन को संक्षिप्त में विवरण करना है। इसमें क्या था? संक्षिप्त में विवरण नहीं करना है, इसमें क्या कर? लॉन्ग में लिखना है, वर्णन करे सीधे। क्या यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को क्या करे? क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन क्या? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करे। क्या करे? वर्णन करे। तो वर्णन करने का मतलब कि आप लोग का ये क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? ये क्वेश्चन आप लोग को 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एगो था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को संक्षिप्त में विवरण करे, 2 नंबर में पूछता है। ये पूछेगा तो आप लोग कितना नंबर पूछेगा? 4 नंबर पूछेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, वर्णन क्या बोल रहा है कि प्राचीन यूनान, जो यूनान था, यूनान इस यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को कहा जाता था, क्योंकि यह ज्ञान, कला और सांस्कृतिक तथा दार्शनिक
आदि का केंद्र था। बहुत मतलब अरे पूरा यूरोप से यहाँ लोग क्या आते थे, कहाँ, यूनान में आते थे, यहाँ ज्ञान ग्रहण करने के लिए, कला सीखने के लिए, साहित्य संस्कृति ये सब बहुत अच्छा था। कहाँ का? यूनान का। ठीक है, बिंदु था। इस देश से दूसरे देश अपनी शिक्षा पाकर अपना देश विकास करते, तो इस देश से जितना भी लोग थे ना, इस देश से यूनान से पढ़ करके और अपने देश में जा करके क्या करते थे, तरक्की करते थे, अपने देश को आगे बढ़ाने में क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन क्या बोला गया, लेकिन खुद क्या बोला, खुद यूनान तरक्की नहीं कर रहा था। यहाँ से पढ़कर दूसरा लोग जा रहा था, कला सीख कर जा रहा था, ज्ञान सीख कर, संस्कृतिक साहित्य ये सब सीख करके जा रहा था यूनान से, और अपने देश को विकास कर रहा था और आगे बढ़ा रहा था। लेकिन खुद यूनान जो था वो तरक्की नहीं कर रहा था। क्यों नहीं तरक्की? क्योंकि यह किसके गुलाम था? तुर्की। ओटोमन साम्राज्य तुर्की का क्या था? गुलाम था। किसके गुलाम था? तुर्की का गुलाम था। तो बोला जा रहा है तुर्की को, बोला तुर्की से छुटकारा पाने के लिए, तुर्की से क्या करने के लिए? छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया, क्या बोला? हिटोरिया फिलाडे नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया। जैसे कि हमने बताया था इसी चैप्टर में, जैसे किसने किया था? मेजनी ने क्या किया था? यंग यूरोप तथा यंग इटली का स्थापना किया था। किस लिए? इटली के एकीकरण के लिए किया था ना। उसी प्रकार इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? इसने हिटोरिया फिलाडे नामक संस्था का एक गुप्त संस्था का गठन किया। किस लिए किया था? कि किस क्या मिल सके? तुर्की से यूनान को आजादी मिल सके। तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यूनान क्या था? क्या बनना चाहता था? एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। क्या उस स्वतंत्र देश बन जाए? इस यूनानी स्वतंत्रता में जब स्वतंत्र बनना चाहता था तो इस संघर्ष होने लगा। वहाँ क्या होने लगा? यूनान में क्या होने लगा? बहुत ज्यादा संघर्ष होने लगा। किस लिए? यूनान तुर्की से आजादी के लिए। तो बोला इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन, क्या नाम था? लॉर्ड बायरन शहीद हो गया। क्या हो गया? लॉर्ड बायरन क्या हो गया? शहीद हो गया, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। लॉर्ड बायरन बहुत एक प्रसिद्ध कवि थे, जिसके कारण इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या हो गई? संग्राम के समय मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु का यूरोप में पूरा आक्रोश छा गया। 1827 ईस्वी में लंदन में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? लंदन में एक सम्मेलन कराया गया। लंदन में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड के साथ होकर, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड सब एक साथ होकर क्या हुआ? तुर्की का विरोध करने लगा कि नहीं, ये सब तुम गलत कर रहे हो, यूनान पे बहुत ज्यादा तुम सता रहे हो, यूनान को अब क्या करो? आजाद कर दो। ये सब बोला वहां पे। कहाँ? लंदन में 1827 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें रूस ने तुर्की से राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। रूस ने क्या किया? रूस जो क्या किया? तुर्की से क्या किया? राजनीतिक संबंध तोड़ लिया और तुर्की के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। अब तुर्की नहीं माना तो उसे क्या? उससे राजनीतिक संबंध जितना भी था वो तोड़ लिया तुर्की से। और क्या किया? रूस ने क्या किया? तुर्की पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया। हमला बोलना, युद्ध की तैयारी कर दी, विरुद्ध युद्ध का आरंभ कर दिया, जिससे तुर्की क्या होगा? जिससे तुर्की क्या हो गया? हार गया। हाँ, जिसमें तुर्की क्या हो गया? हार गया। जिसमें तुर्की हार होगा, हार नहीं होगा, हार। हम यहाँ की मतलब, ठीक है, हार यहाँ पे कर लीजिएगा। हम यहाँ क्या होता है? हार कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आप लोग? हार थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ पे हम यहाँ क्या होता है? हार। हाँ, हार गया क्या? तुर्की हो गया किससे? रूस से हार गया, और बाध्य होकर तुर्की को रूस के साथ 1829 ईस्वी, कब? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल, पूरा नाम क्या है? एड्रियानोपुल की संधि करनी पड़ी। अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोल सकते हैं ना, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये कौन सा है? ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग अपना कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव कैसे है देखिए। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। 1829 में एड्रियानोपुल की क्या हुई? संधि हुई। 1829 में क्या हुआ? एड्रियानोपुल की क्या हुई? संधि हुई। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 ईस्वी में। कब हुई? 1829। किन दो देशों के बीच हुई? तो रूस और तुर्की के बीच। किसके बीच हुई? रूस और तुर्की के बीच क्या हुई? एड्रियानोपुल की संधि हुई। कब हुई? 1829 ईस्वी में हुई। ठीक है, अंततः क्या हुआ? कुस्तुनतिनिया का पतन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 1832 ईस्वी में क्या हुआ? कुस्तुनतिनिया का क्या हुआ?
कुस्तुनतुनिया की संधि हुई? 1832 ईस्वी में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है बिहार बोर्ड के लिए। तो 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। ठीक है। 1832 ईस्वी में 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई। ठीक है। और 1832 में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाता है। क्या हो जाता है? वीवीआई हो जाता है। किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई ये क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर ही ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आप लोग लिख लीजिएगा ये। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 था वो ऊपर वाला, ये थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों का क्या कीजिए? चर्चा करके आप बताइए। क्या कीजिए? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का परिणाम और चर्चा। परिणाम कारणों लिखना है, परिणाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण क्या था, परिणाम क्या था? सीधी सीधी बात वही लिखना है। तो सीधी सीधी बात, तो सीधी सीधी चलिए हम पढ़ते हैं। क्या बोलता है? क्या बोला है देखिए। तो क्या बोल रहा है? पहला क्या है? पहला कारण हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उदय के कारण लिखेंगे। कारण क्या था और फिर परिणाम बाद में लिखेंगे। पहले कारण लिख लेते हैं। तो कारण क्या था? इसका कारण क्या था बोल रहा है? पहला नंबर कारण क्या है? कारण बोला फ्रांसीसी क्रांति 1789। ठीक है। इसका कारण, यह एक भी कारण था। कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति भी एक क्या था? 1789 क्रांति भी क्या था? एक यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या था? कारण था। क्या था? कारण था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की जो क्रांति हुई वो भी क्या था? एक राष्ट्रवाद के उदय का क्या था? कारण था। तो बोला इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे के साथ निरंकुश शासन के खिलाफ क्या किया? लोकतंत्र और राष्ट्रवादी भावना जगाई। मतलब 1789 की जो क्रांति हुई ना, इसमें लोग सब किस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिए? समानता पर। किस पर? समानता पर, स्वतंत्रता पर और बंधुत्व पर ध्यान दिए। लोग सब क्या करने लगे? लोग सब चाहते थे कि सभी को समान अधिकार मिले और लोग समान अधिकार मिले तथा क्या करे? स्वतंत्रता मिले। क्या मिले? स्वतंत्रता सबको मिले। तो यही मेन का पॉइंट था। जो लोग सब क्या चाहते थे कि इस 1789 क्रांति का मेन कारण क्या हुआ? लोग सब क्या कहने लगे? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा देने लगे कि सभी को स्वतंत्र करो, सभी को क्या करो? स्वतंत्र करो तथा सभी को क्या करो? समानता का नारा दो। ठीक है। समानता। निरंकुश क्या निरंकुश शासन के खिलाफ क्या कहें? लोकतंत्र और राष्ट्रवादी भावना का जगाया। मतलब जो निरंकुश शासन था, निरंकुश राजा था, उन लोग को हटा कर क्या कहा? लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित करो। क्या करो? लोकतंत्र स्थापित करो। तो कारण एक भी यह था 1789 क्रांति का। एक कारण यह भी था 1789 क्रांति। ठीक है। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला कारण। और दूसरा है नेपोलियन आया था। एक क्वेश्चन है नेपोलियन से, आप लोग ऑब्जेक्टिव में जरूर बताइएगा जो नेपोलियन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑब्जेक्टिव में आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको यह याद रखना है और आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो कमेंट बॉक्स में सही आंसर देगा उसका हम अगला वीडियो में नाम मेंशन करेंगे उसका नाम दिखाएंगे, उसको नाम बोलेंगे जो ये बच्चा है जो सही जवाब दिया है। तो आप लोग सही जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देखिए, हम कमेंट देखेंगे जो कौन सही जवाब दिया है कौन नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे क्या बोल रहा है नेपोलियन, तो नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन के विजय अभियान, नेपोलियन के क्या हो रहा है विजय अभियान। जब नेपोलियन राजा बना था 1804 ईस्वी में फ्रांस का जब रहा था, नेपोलियन ने यूरोप के कई हिस्सों में प्रशासनिक सुधार किए और फ्रांसीसी शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी प्रतीकों का प्रतिक्रिया पैदा हुआ। मतलब एक नेपोलियन भी एक कारण यह था कि नेपोलियन जब राजा बना था, नेपोलियन ने क्या किया, में प्रशासनिक बहुत ज्यादा सुधार किए। लोग सब फ्रांस में क्या बहुत ज्यादा सुधार किया, प्रशासनिक सुधार दिया। फ्रांस से बहुत सारा चीज अच्छा कर दिया, किसानों की दिक्कत सारी ठीक हो गई। नेपोलियन जगह जगह जा करके इस स्वतंत्रता का क्या करता था, अभियान चलाता था, जो लोग सबको जागरूक करता था। ये लोग क्या था, लोग सबको क्या करता था, जागरूक भी करता था। किस लिए जागरूक करता था, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए। लोग क्या करता था, लोगों को जागरूक भी करता था। नेपोलियन भी क्या था, नेपोलियन के विजय अभियान चला था, जिससे कारण लोग सब क्या करते। आगे चलते हैं, आगे है तीसरा नंबर तीसरा नंबर क्या है, मध्य वर्गीय का उदय। क्या हुआ, मध्य वर्गीय, एक कारण यह भी था कि जो मध्य वर्गीय के उस समय में क्या हुआ, उदय होने लगा। मध्य वर्गीय लोग सब पढ़ लिख कर समझदार होने लगे तथा वो गलत सही में फर्क समझने लगे। तो बोला औद्योगिकरण के कारण एक नया शिक्षित, उद्योगिकरण जब आया कब हुआ, 18वीं शताब्दी में। उद्योगिकरण के विकास कब हुआ, कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ। कब हुआ था, तो 18वीं शताब्दी के करीब क्या हुआ था, उद्योगिकरण का विकास हुआ था। उद्योगिकरण मतलब कि मशीन युग, मशीन का इसमें बड़ा बड़ा मशीन का उपयोग होने लगा, हाथ का काम मशीन करने लगा, इसमें ये होता है। तो उद्योगिकरण के कारण एक नया शिक्षित मध्य वर्ग जिसने सामंती व्यवस्था का विरोध किया और संवैधानिक शासन की मांग की। अभी लोग सब मध्य वर्गीय लोग सब उद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, ये लोग थोड़ा सा समाज उभरे, पढ़ लिख कर समझदार हुए, तो ये लोग क्या सामंती व्यवस्था को क्या करने लगे, विरोध करने लगे। सामंती व्यवस्था क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और संवैधानिक सुधार, ये लोग संवैधानिक सुधार का क्या करने लगा, मांग करने लगा कि क्या बोला, देश में क्या होना चाहिए, संवैधानिक रूप से शासन चलना चाहिए। ये आगे चलते चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर देखिए। तो चौथा नंबर बोल रहा है उदारवाद और राष्ट्र राज्य का विचार। अब लोग सब क्या अपना राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, समझने लगे। ठीक है, पहले लोग सब राष्ट्र राज्य के बारे में उतना नहीं समझते थे और न सोचते थे उतना, कुछ हो रहा है उससे उसको किसी को कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन लोग सब में जागरूक होने लगा, लोग सब अपने राष्ट्र के बारे में प्रति सोचने लगा। तो स्वतंत्रता व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के एक समान कानून के विचार ने राष्ट्र राज्यों की अवधारणा मजबूत किया। आगे चलते हैं, आगे है परिणाम के बारे में समझेंगे। क्या है परिणाम, तो आप देख लीजिए, ये था कारण, क्या था, राष्ट्रवाद का कारण। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या था, कारण था। 4 कारण है, आप लिख दीजिएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं परिणाम देखिएगा। परिणाम में क्या बोला है, परिणाम में बोल रहा है कि यूरोपीय राज्यों का एकीकरण। ठीक है, परिणाम में क्या क्या हुआ, यूरोपीय राज्य का एकीकरण। राष्ट्रवाद के कारण का परिणाम क्या था, इसके परिणाम क्या निकला राष्ट्रवाद के, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण परिणाम क्या निकला। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, ठीक है, जब राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्रवाद लोग सब समझने लगे, लोग सब समझदार हो गए, लोग सब अपने हक के लिए लड़ने लगे, तो उसका कोई परिणाम क्या निकला, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब एक प्रमुख परिणामों में क्या है, पहला तो यूरोप राज्यों का एकीकरण, जो भी विखंडित राज्य सब था ना, उस सबका एकीकरण होगा। जैसे कि मुख्य परिणाम इटली और जर्मनी का एकीकरण। हम इटली और एकीकरण का जर्मनी आप लोग पढ़ाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, जो इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली का क्या देख लीजिएगा, एकीकरण देख लीजिएगा, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो इससे फलस्वरूप क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद के फलस्वरूप क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ और जर्मनी का भी क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो इससे भी एक क्वेश्चन होता है इटली के एकीकरण के, तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, तो इटली का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, जो सही कमेंट आंसर देगा सही, उसको अगला वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो आप लोग सही
सही से नाम दिया जाए उसका आईडी मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा था, पहला बता दिया, दूसरा देखिए। दूसरा क्या है, साम्राज्यों का विघटन। क्या है, साम्राज्य को क्या होने लगा, विघटन होने लगा। जैसे कि ऑस्ट्रिया, जानते इटली और जर्मनी के करने का बहुत बड़ी बाधा थी ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया का, हंगरी का, जैसे ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का, ये सब का क्या होने लगा, विघटन होने लगा। ये सब का जो राष्ट्र बड़े बड़े कब्जा किया हुआ था, ये सब का धीरे धीरे क्या होने लगा, विघटन होने लगा। ठीक है, तुर्की पर से देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस का आधिपत्य था, उसका भी विघटन हो गया। फिर हंगरी का भी, फिर हंगरी पर उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की पर भी, यूनान का जो था, वो सब क्या होने लगा। अब इस धीरे धीरे लोग सब समझदार हो गए, लोग सब क्या कहने लगे, समझने लगे, तो क्या होने लगा, इस साम्राज्य का क्या होना, विघटन होने लगा। आगे चलते तीसरा, संकीर्ण राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, संकीर्ण राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है, देखिए राष्ट्रवाद धीरे धीरे संकीर्ण हो गया और जिसमें मेरा देश अच्छा की भावना जगी, जिसमें साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया गया, उपनिवेश का शोषण किया गया। ठीक है, मतलब बोला गया कि लोगों के बीच अब भावना उत्पन्न होने लगी जो मेरा देश अच्छा, मेरा देश महान। ठीक है, अपने देश के बारे में लोग सब सोचना शुरू किए, जिसके कारण क्या हुआ, अब उपनिवेश जितने भी लोग थे उन लोग का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। ठीक है, लोग सबको क्या होने लगा, हटाने के लिए मांग उठने लगी और जो भी जिसका कब्जा किया हुआ था उसको क्या होने, मांग उठने लगी। आगे चौथा, प्रथम विश्व युद्ध। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोप में संघर्ष बढ़े। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के कारण क्या होने लगा, यूरोप में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा, कंपटीशन बढ़ने लगा। ठीक है, संघर्ष होने लगा, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना था। इसके कारण जो हुआ 1914 से 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये क्या एक कारण बना। आगे पचवा है लोकतंत्र की ओर झुकाव। लोग सब क्या होने, ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र की ओर झुकाव होने लगा। उन लोग का झुकाव का मतलब कि लोकतंत्र चाहने लगे, लोग सब चाहते थे कि अब हमारे देश में क्या लोकतंत्र आए। ठीक है, तो लोकतंत्र, निरंकुश राजशाही कमजोर हुई, संवैधानिक शासन स्थापित। अब जो भी राज शासन चलता था, जो भी निरंकुश राजशाही था, उस सबका खत्म होने लगा। अब देश किससे चलना, संवैधानिक शासन रूप से चलने लगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी आई लगा ही लीजिएगा। क्या क्या लगा दीजिएगा, भी आई लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछे हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला इटली के एकीकरण में मेजनीकाव और गैरिबाल्डी के योगदान बताए। ठीक है, इटली के एकीकरण में किसका, इटली के एकीकरण में मेजनी कावुर और गैरिबाल्डी का क्या करना है, योगदान बताना। योगदान क्या था मेजनी का, देखिए मेजनी का क्या क्या योगदान था। तो मेजनी क्या था मेजनी राष्ट्रीय भावना जगाने वाले नेता थे। ठीक है, मेजनी क्या था, सभी के बीच क्या था, राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास करते थे। आगे चलते हैं, आगे क्या दूसरा पॉइंट इनका, क्या बोला, उन्होंने यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की, जो इटली के एकीकरण के गणराज्य की स्थापना के लिए काम करता था। मतलब कि इसने क्या किया, यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संगठन का क्या स्थापना किया, जो इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा योगदान दिए था। आप लोग का फिर से एक क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, जो यंग इटली तथा यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग जरूर ही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो में आपका नाम दिखाया जाएगा, अगर सही दीजिएगा जवाब तो आप लोग बताइएगा आज यंग इटली तथा यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, ईयर बताना है। तो अगर आप लोग सही उत्तर दीजिएगा तो आप लोग का अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए, तो आप समझ गए, तो यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना आप लोगों को बताना है, तथा इसका स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। इसका काम क्या था, तो इसका काम था इटली का एकीकरण करना। अगला है उनका उद्देश्य इटली को एक स्वतंत्र एकीकृत गणराज्य बनाना। इटली जो बहुत सारे भागों में टूटा हुआ था, उसको क्या करना था, इसका मकसद था क्या था, जो इसको एक करना था तथा इसको क्या करना था, एकीकृत गणराज्य बनाना था, इसको स्वतंत्र करना था। इससे आप 2-3 को इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोग को अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है, आप लोग लिख सकते हैं किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, किससे कहा जाता है,
मेजनी को कहा जाता है। इटली के एक का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। आप लोग को पूछ लेगा कार्बोनरी संगठन का सदस्य कौन था? तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी ठीक है, कार्बोनारी संगठन का सदस्य कौन था? तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? जो मेजनी था। कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। जो चलिए, जो इटली के मतलब कार्बोनरी ठीक है, कार्बोनरी संगठन का सदस्य कौन था? देखो, कार्बोनरी कार्बोनरी संगठन का सदस्य कौन था? तो कौन था? कार्बोनरी। ठीक है, वो है कार्बोनरी। तो आप लोग क्या बोलिएगा? मेजनी था। कौन था? मेजनी था। तो याद रखिएगा, आप जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बोलते हैं याद रखिएगा। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए हैं इटली के बारे में, मतलब कि मेजनी के बारे में। अब काबुल के बारे में समझेंगे। काबुल का क्या क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में। तो इटली के एकीकरण में काबुल का योगदान क्या रहा था? काबुल सर्डिनिया तथा पिडवाउंट का प्रधानमंत्री था। बिल्कुल था, सही जवाब है। क्या था? प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री। सर्डिनिया तथा पिडवाउंट के प्रधानमंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो अगर बोला जाएगा कि काउंट काबुल कब प्रधानमंत्री बना था? तो 1862 में। कब बना था? 1862 ईस्वी में। कब बना था? 1862 ईस्वी। इतना में क्या बना था? सर्डिनिया तथा पिडवाउंट के प्रधानमंत्री बना था कौन? काबुल बना था। कौन बना था? काउंट काबुल। इसका पूरा नाम क्या? काउंट काबुल। 1862 ईस्वी में क्या बना था? सर्डिनिया तथा पिडवाउंट का प्रधानमंत्री। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ बता। अपनी कूटनीति के बल से क्या करता? इसने कूटनीति के बल पर से क्या किया? इटली का एकीकरण किया। और उन्होंने राजनीति चतुराई और कूटनीति के उपायों से इटली के एकीकरण की यह राह खोली। क्या? अपनी कूटनीति के बल से, अपने चतुराई के बल पर से उसने क्या किया? इटली के एकीकरण की राह को क्या कर दिया? खोल दिया। फ्रांस और अन्य शक्तियों के साथ संगठन कर उन्होंने ऑस्ट्रिया जैसे विरोध शक्तियों का कमजोर किया। फ्रांस की सहायता से इसने क्या किया? फ्रांस के सहायता से और शक्तियों से, संगठन से क्या किया उसने? ऑस्ट्रिया जैसे महान शक्तियों को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया ही क्या था? ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी किस? इटली का एकीकरण का। इटली का एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑब्जेक्टिव का पूछ लेता है, तो इटली के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यही बात हो गया। तो चतुराई और कूटनीति के बल पर उसने क्या किया? इटली के एकीकरण का राह खोल दिया। और है फ्रांस और अन्य शक्तियों के साथ संगठन कर उन्हें ऑस्ट्रिया जैसे विरोधी शक्तियों को कमजोर कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। तो ये हो गया काबुल के बारे में। आप है गैरीवाल्डी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी ने क्या किया था? गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना के माध्यम से सैन्य अभियान चलाया। आप पूछेगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी पूछ लिया था, लाल कुर्ती नामक सैन्य संगठन का संस्थापन कौन था? तो मतलब गैरीवाल्डी था। कौन था? गैरीवाल्डी था। तो कभी पूछ लिया था, लाल कुर्ती नामक सैन्य संगठन का सैन्य संगठन का स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। तो लाल कुर्ती का इसने क्या किया था? गठन किया, जिसके माध्यम से क्या करता था? इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। तो उन्होंने दक्षिण इटली के सिसिली तथा नेपल्स को सिसिली को जीत करके एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने क्या? लाल कुर्ती सेना के मदद से क्या किया? गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना के मदद से क्या किया? इटली के सिसिली नामक जगह को क्या जीत करके और इटली में मिला करके एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या किया? निभाया। क्या किया? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनका योगदान सैन्य बल द्वारा इटली को एकजुट करना था। उनका योगदान कैसा रहा? जो सेना के मदद से क्या करना? इटली का एकीकरण करना। तो ये 3-4 पॉइंट था, आप लोग लिख दीजिएगा। तो आप लोग का पक्का है जो 4 नंबर आप लोग को अपने कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला, इसी प्रकार मेजनी ने अपनी वैचारिक तथा काबुल ने कूटनीतिज्ञ मार्ग और गैरीवाल्डी ने सैन्य बल की मदद से इटली का एकीकरण पूर्ण किया। इटली का एकीकरण कब हुआ? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका अगर सही जवाब रहा तो अगला वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए कैसा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या है? बोल रहा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है,
4वां क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान का विवेचना करें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा। जब बताइए जो नेपोलियन ने अपना योगदान कैसे दिया राष्ट्रवाद को फैलाने में। तो पहला है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान क्या क्या रहा, कैसे किस प्रकार उसने योगदान दिया नेपोलियन ने राष्ट्रवाद को फैलाने में। तो है क्या बात है, देखिए क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। क्या किया, क्रांतिकारी विचारों का इसने क्या क्या प्रसार किया, कैसे। नेपोलियन ने अपने विजित क्षेत्र को, जो क्षेत्र को जीता था, विजित क्षेत्रों में फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फैलाया, जिसमें लोगों में राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुई। इसने क्या किया, नेपोलियन ने जगह जगह अपने जहाँ जो क्षेत्र को जीता हुआ था उसने वहां पे जाके फ्रांस क्रांति के स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, बंधुत्व के सिद्धांत को फैलाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के बीच क्या हुआ, राष्ट्रवादी चेतना जागने लगी। क्या हो गया, राष्ट्रवादी चेतना लोगों के बीच क्या होने लगी, जागने लगी। तो पहला बात ये था, जो नेपोलियन बोनापार्ट के पहला बात ये था, राष्ट्रवादी प्रसार फैलाने में, राष्ट्रवादी भावना फैलाने में। दूसरा क्या था, अगला है नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड नेपोलियन कोड 1840 में लाया गया था। नेपोलियन कोड किसके द्वारा लाया गया था, तो नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1804 ईस्वी में लाया गया था। तो बोला इसने कानून के समक्ष समानता और अन्य आधारित विशेषाधिकार को समाप्ति और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की गारंटी दी, जो राष्ट्रवादी भावना का आधार बना। बोल रहा है कि नेपोलियन कोड लाया गया नेपोलियन के द्वारा 1804 से। यह एक ऐसा कानून था जिसमें सभी लोगों को क्या किया गया, समानता और जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। बोला सभी को समान अधिकार मिलेगा, और जो भी जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार आप लोग को नहीं मिलेगा, इसको समाप्त कर दिया गया। कोई जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो पहले क्या था ना, जिस पादरी का अगर बेटा होगा, पादरी हो गया, तो उसको विशेषाधिकार प्राप्त होगा, इस प्रकार का था। तो इसमें क्या हो गया, सभी को सेम अधिकार दिया गया, सभी का क्या कर दिया गया, मतलब कि जन्म से विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। और व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार की गारंटी देगी, जिसका संपत्ति है ना उसी का रहेगा, इसका गारंटी दिया, राष्ट्रवादी भावना का आधार बना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, मतलब अगला बात है प्रशासनिक एक रूपता। उसने क्या किया, उसने छोटे छोटे सामंती राज्यों को समाप्त कर दिया। जो भी छोटे छोटे सामंती राज्य चलता था उसको समाप्त कर समान कानून, मतलब कि नाप तोल की प्रणाली अलग अलग थी। जो पादरी लोग को अलग नाप तोल मिलेगा, उसको अगर 1 किलो में पूरा 1 किलो मिलता है, तो उसे निम्न वर्गीय लोगों को 900 ग्राम मिलेगा। कितने मिलेगा, 900 ग्राम मिलेगा। इसलिए क्या किया उसने, इस कानून की मदद से नाप तोल की प्रणाली को प्रशासनिक ढंग से लागू किया, जिसमें भौगोलिक एकता को बढ़ाया गया, सभी को सेम अधिकार दिया गया, जितना सबको मिलेगा उतना सबको मिलेगा। ठीक है, कोई इसमें अलग अलग नहीं है, जो उसको नाप तोल की पद्धति अलग रहेगा उसको अलग मिलेगा, ये सब खत्म कर दिया। किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। सामंतवाद और कुलीन वर्ग का अंत हो गया। जितने भी सामंतवाद चलते थे और कुलीन वर्ग चलता था, उस सबका क्या कर दिया, नेपोलियन ने अंत कर दिया। नेपोलियन ने सामंतवाद के विशेषों को समाप्त कर दिया, जिसमें आम लोग के सशक्त महसूस हुआ। मतलब कि आम लोग क्या हो, थोड़ा अच्छा महसूस किया। जो सामंतवादी बात नेपोलियन क्या कर लिया, खत्म कर दिया, और कुलीन वर्गीय ये सब बात सब खत्म कर दिया। तो ये सब लोग इससे क्या बहुत खुश हुए, जनता से क्या हुए, नेपोलियन से बहुत खुश हुआ। नेपोलियन कोड के द्वारा बहुत सारा काम किया, फ्रांस में बहुत अच्छा काम किया। ये हुली उली का बात ही खत्म करा, पादरी उदरी का सब चीज सिस्टम खत्म कर दिया। वो कहा कि नहीं, कोई पादरी उदरी को अति नहीं मिलेगा, एकाधिकार नहीं मिलेगा, कोई फैसिलिटी नहीं, सबको सेम अधिकार मिलेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब सेम बात रहेगा, सबको सेम अधिकार मिलेगा। वही बात है। जर्मनी और इटली का एकीकरण। बोला उसने जर्मनी में राइन संघ, मतलब राइन राज्य या राइन संघ का गठन किया, और इटली में छोटे राज्य को मिला करके प्रशासनिक एक रूपता दी, जिसने आगे चलकर इन देशों का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। जब क्या किया था, जब नेपोलियन जब क्या हुआ था, बोले थे नेपोलियन फ्रांस में अच्छा काम करते करते हुए ये क्या किया, ये सब बात हम अपने वीडियो में बताए हुए, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा जा करके, समझना है तो। इसने क्या किया, जीते हुए क्षेत्र को जा करके इसने अलग अलग क्षेत्र को भी क्या किया, जीता,
और वहाँ भी क्या किया, अच्छा अच्छा काम किया। और जिसके कारण इसने क्या किया, वहाँ भी बहुत जो भी राज्य टूटा हुआ था बहुत सारे भागों में, उसको जर्मनी में क्या किया उसने, फाइनली जर्मनी में उसने क्या किया, जर्मनी में सभी राज्य को एक संग लाया और क्या किया, वहाँ उसका नाम रखा जर्मन राइन राज्य, मतलब राइन संघ नाम रखा उसका। आगे है प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रवाद। नेपोलियन ने विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों का विद्रोह और राष्ट्रीय एकता की भावना पनपी, जो स्वयं राष्ट्रवाद का एक प्रमुख कारक था। अब लोग नेपोलियन के कारण ही लोगों के बीच क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, लोग नेपोलियन के कारण लोगों के बीच क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगी और राष्ट्रवादी एकता की भावना क्या हुआ, पनपने लगी। ये भी एक कारण था राष्ट्रवाद, नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद फैलाने का बहुत कारण था, जो आप लोग को हम बता दें क्या क्या कारण रहा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अपने कॉपी नोटबुक जिसमें उतारना है तो उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 5 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, 21 में, 13 में, 14 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, सब में पूछा गया है। तो जान रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो 1848 ईस्वी, कब, 1848 ईस्वी के समय फ्रांस का राजा कौन था। ठीक है, फ्रांस का राजा कौन था, 1848 ईस्वी की जब क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था, आप लोग हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं, बोल रहा है क्या, 1848 से फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण क्या था, कारण क्या था। तो बोल रहा है राजा लुई फिलिप, मतलब 1848 फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे, क्या क्या कारण था। राजा जो लुई फिलिप था 1848 से फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राजा था लुई फिलिप की लोकप्रिय नीति, क्या क्या लोकप्रिय नीति थी, 1830 में सत्ता में आने के बाद, क्या, यह 1830 में सत्ता आने के बाद लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, इसको देख लीजिए, ये देखिए, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाई, लेकिन यह जल्द ही लोकप्रिय हो गया, उसका शासन भ्रष्ट और कमजोर माना जाने लगा। ठीक है, उसने गीजो को, जो गीजो घोर प्रतिक्रियावादी था, उसको क्या कर दिया, गीजो को पहला कारण क्या था, पहला कारण था उसने क्या किया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। उसने क्या किया, काम तो थोड़ा बड़ा ठीक किया, लेकिन इसने क्या किया, यह पूंजीपति लोग का हिमायती बन गया। हिमायती बनने का कारण मतलब क्या है, पूंजीपति लोग का ही जो कहता था उसी का बात मानने लगा। ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो गया, धीरे धीरे पूंजीपति लोगों में क्या हो गया, ये थोड़ा सा ये फेमस हो गया, और ये गरीब लोग में थोड़ा ये लोग को, गरीब लोग को भी काम किया लेकिन उतना नहीं कर पाया, जिसके कारण गरीब लोग इससे क्या हुए, रुष्ट हो गए थे। और दूसरा कारण क्या था, उसने क्या किया गीजो की प्रतिक्रिया होती, उसने क्या किया, अपना घोर प्रतिक्रिया, गीजो को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। जो 1840 से प्रधानमंत्री बने गीजो ने किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक या आर्थिक सुधार की कड़ा विरोध किया, और कोई भी तरह के, गीजो था ना, गीजो कोई भी तरह के मतलब सुधार के खिलाफ था, कोई सुधार करना ही नहीं चाहता था वो, जिसके कारण क्या किया, लोग सब और भड़क गए, गीजो कोई भी काम नहीं करता था, और उसको क्या करता था, उसने 1840 उसको प्रधानमंत्री बना दिया। किसने बनाया, लुई फिलिप ने बना दिया। कहाँ बना दिया, फ्रांस के, क्या बना दिया उसने, अपना प्रधानमंत्री बना दिया। और कोई भी तरह के, किसी भी तरह के क्या था, किसी भी तरह के संवैधानिक सुधार के खिलाफ था, कोई भी वो नहीं चाहता समाज में किसी अच्छा काम हो, समाज की कोई भी स्थिति ठीक नहीं करता था ये, जिसके कारण क्या लोगों में इसका भी क्या होने लगा, विरोध होने लगा। अब आर्थिक संकट है, बेरोजगारी आ गई, जिसके कारण अब लोग पर ध्यान नहीं देगा राजा, तो क्या होगा, आर्थिक संकट है, बेरोजगारी तो आएगा। 1840 के दशक में फ्रांस से औद्योगिक मंदी आ गई, उद्योग में क्या हो गया, मंदी, कृषि संकट हो गया, खाद्य पदार्थ की कमी होने लगी, अब भुखमरी होने लगी। अब भुखमरी बहुत तेज हो गया, इसके शासनकाल में क्या हुआ, बहुत ज्यादा भुखमरी होने लगा, और क्या होने लगा, उद्योग बंदी हो गया, कृषि संकट आ गया, खाद्य पदार्थ की बहुत ज्यादा कमी हो गया, भुखमरी सब आ गया। तो इसके शासन में ये सब काम हुआ, ये सब, इसने क्या किया, उतना ध्यान नहीं दिया लुई फिलिप। ठीक है, जिससे कारण क्या हुआ, इसका प्रधानमंत्री भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों के बीच क्या हुआ, बहुत ज्यादा संकट आ गया। अब है राजनीतिक सुधार की मांग। तो देखो, राजनीतिक सुधार की मांग करने लगे लोग, आम जनता और मध्यम वर्ग मताधिकार के विस्तार की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसके अनुसार मतलब कि अनसुना कर दिया, इसको अनसुना कर दिया। मध्य वर्गीय आम जनता जितना भी लोग था, उसने क्या किया, क्या किया,
लेकिन सरकार ने क्या किया, अनसुना कर मताधिकार का विस्तार की मांग किया। वो लोग क्या किया, मताधिकार के विस्तार का मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रहा था, कुछ नहीं सुनता था ये लोग। समाजवादी और प्रतिक्रिया विचार का प्रसार हुआ। बोल रहा है लुई ब्ला जैसे नेताओं ने नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ रही थी, जो काम के अधिकार और आर्थिक समानता की मांग करती थी। तो बोलता था समाजवादी और क्रांतिकारी विचार के प्रसार ने कहा था, लुई ब्ला जैसे नेता ने क्या किया, जो भी मजदूर लोग से उसको क्या किया, उसको जगाने का काम किया और आर्थिक समानता की वो लोग मांग करते थे, जिसके कारण लोगों के बीच क्या होने लगा, लोगों के बीच क्या समानता और आर्थिक समानता के क्या होने मांग पनपने लगे। सामाजिक और समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ने लगी। अब क्या समाज विचारधारा आगे पढ़ाएंगे समाजवाद के बारे में, समाजवाद साम्यवाद रूसी क्रांति में पढ़ाएंगे समाजवाद के बारे में, और लुई ब्ला के बारे में भी उसी में पढ़ाएंगे। अभी बस थोड़ा सा जान लीजिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जो उद्योग क्रांति के बाद इसने क्या किया था, मजदूरों सबकी मदद करने का प्रयास किया था। यही बात है। फरवरी क्रांति की शुरुआत हुई 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधारवादियों द्वारा आयोजित एक भोज पर प्रतिबंध लगाने के बाद जनता सड़क पर उतर गई, जिससे सरकार गिर गई और द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। मतलब कि जब 22 फरवरी 1848 को पेरिस में जब क्या विशाल भोज का आह्वान किया गया, तो क्या उस भोज को आयोजित किया गया था, जिसपे क्या किया, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे क्या लोग सब बहुत ज्यादा मतलब भूखमरी था। तो भोज करने के लिए क्या, भोज में लोग सब आए थे, उसका क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कारण लोग सब और परेशान हो गए और लोग सड़क पर फाइनली उतर गए। तो आप लोग का आज का वीडियो का लास्ट है, आप लोग का वीडियो का लास्ट सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति को प्रतिफल किस प्रकार विवेचना करना है। तो राष्ट्रवादिक राजनीति का जागृति के परिणाम के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। तो समझा जा सकता है, चलिए समझते हैं। पहला कारण क्या, साझा पहचान का उदय। राष्ट्रवाद ने लोगों को अपने सांस्कृतिक, भाषा और इतिहास के प्रति गर्व की भावना दी, जिसमें वह भौगोलिक सीमाओं के ऊपर उठकर एक दूसरे के सोचने लगे, ठीक है। अब क्या होने लगा, राष्ट्रवाद ने लोगों को क्या किया, अपनी सांस्कृतिक भाषा, अपने सांस्कृतिक भाषा और इतिहास के प्रति गर्व की भावना दी, ठीक है। लोग सब समझने लगे मेरा इतिहास बहुत महान है, हम दूसरे के इतिहास पे क्यों उतना करें, अपना इतिहास महान है, दूसरे इतिहास पे क्यों, अपने भाषा इतना अच्छा है, जैसे हम लोग का भारत देश का बहुत अच्छा भाषा हिंदी है, ठीक है, अपना बहुत अच्छा मतलब सब कुछ है। तो जैसे अपना संस्कृति बहुत अच्छा है, तो दूसरे की संस्कृति में क्या माने हम लोग का अपने संस्कृति बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लोग सब अपने अपने संस्कृति के जोड़ने लगे, भौगोलिक सीमा से इस लोग सब उठ करके एक दूसरे क्या कहने लगे, लोग सब मदद करना शुरू किए, लोग सब समझना शुरू किए, तो लोगों को मदद करना ही क्या है, जीवन है। तो लोग को मदद करना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए। अब है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास। लोग सब इतनी राजशाही की स्थापना पर, लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया। जितने भी राजशाही जहाँ चल रहा था, वहाँ पे लोकतंत्र का क्या किया, लोकतंत्र लाने पर जोर दिया गया। जनता जागरूक हुई और अपने अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता के लिए लोग सब सभी राज्य में, सभी देशों में क्या करने लगे, लोग सब क्या संघर्ष करने लगे, अपनी समानता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लोग सब बहुत ज्यादा संघर्ष करने लगे, क्योंकि लोग सब समझ चुके थे राजशाही से कुछ नहीं होने वाला, हम लोग को एकजुट होकर के हम स्वतंत्रता रूप से रहना चाहिए। आगे है उपनिवेशवाद के विरुद्ध, बोला उपनिवेशवाद के विरुद्ध उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्या हुआ, तो राष्ट्रवादी ने एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में उपनिवेशिकों को, शासकों को, जैसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन का उत्पन्न किया, जिससे स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई। आगे है राष्ट्र राज्य का उदय। 18वीं और 19वीं शताब्दी में विशेषकर यूरोप में राष्ट्रवाद ने छोटे छोटे राज्यों को मिला करके इटली, जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जो आधुनिक युग में मानचित्र में आधार पर बना है। तो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन नंबर, ये 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को अगर इसी प्रकार वीडियो अच्छा वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और थोड़ा सा और बताए, थोड़ा सा और काम कीजिएगा, ज़्यादा हमको काम नहीं करवाना आप लोग से, क्योंकि आप लोग ज़्यादा काम कीजिएगा तो हाथ दर्द करने लगेगा, ठीक है, हमको पता है आप लोग का हाथ दर्द करने लगे। बस कुछ नहीं, शेयर कर दिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को तो अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। हम कमेंट जरूर चेक करेंगे, कमेंट जिसका सही आंसर रहेगा उसका अगला अगला में क्या करेंगे, वीडियो में नाम लेंगे और लिख कर लाएंगे उनका नाम, उस कमेंट को ही लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, गुड बाय, ठीक है। अगला वीडियो आपसे हम लोग को मिलते हैं, नए नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, तो टाटा।